हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो एक एमसीक्यू सेशन रहेगा। और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूपी यूएमएस के जो मॉडल पेपर हमने बनाए हैं उनमें से एमसीक्यूज हम यहाँ पे क्या सोल्व करवा रहे हैं। साथ साथ में आपको जो है वो केजी जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी वैकेंसी आई है उसके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है। साथ में नोट सेट जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा एमसीक्यू जी अपने सारे नोट सेट के अंदर भी। ठीक है, तो 3 in 1 क्लास रहेगी। ओके, और यूपी यूएमएस का अभी रिसेंटली अब एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, क्लास शुरू करने से पहले सभी को बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज हमने जो है वो लॉन्च कर दी गई है हमारी तरफ से। तो टेस्ट सीरीज में देखो, सबसे पहले तो यूपी यूएमएस के लिए अभी रिसेंटली हमने क्या, जैसे एग्ज़ाम नियर बाई आया है तो उसके लिए हमने टोटल 5 यहाँ पे क्या किए हैं, मॉडल पेपर हमने बनाए हैं और उसको हम हमारी ऐप के ऊपर हमने पब्लिश किया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यूपी यूएमएस का एग्जाम पैटर्न देख रहा है कि भाई किस प्रकार का आएगा क्या आएगा, तो समझने के लिए आप ऐप पे जाके मॉडल पेपर आप देख सकते हो। इसके अलावा जो आपका अपकमिंग एग्जाम है KGMU, ठीक है, KGMU के लिए भी हमने हमारी टेस्ट सीरीज को जो है वो लॉन्च कर दी गई है। और जो नोट सेट है, नोट सेट 5.0, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह जो है हमारे सबका जो आपको ऑफिशियल लोगो दिख रहा है आरएनसीसी का, इस लोगो से आपको जो ऐप पे और प्ले स्टोर पे दोनों पे आपको जो है ऐप मिल जाएगी हमारी, और वहाँ पे आप जो है इनकी टेस्ट सीरीज वगैरह बाय कर सकते हो। नोट सेट के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है जिसके अंदर हम वहाँ पे डिटेल्ड के अंदर हम कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन यहाँ पे करते हैं और डाउट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स के। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, द नर्स इज कंडक्टिंग ए होम विजिट विद ए पेशेंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ एंजाइना। देखिए, नर्स क्या कर रही है, होम विजिट कंडक्ट कर रही है एक पेशेंट को, और पेशेंट को हिस्ट्री किसकी है यहाँ पे, एंजाइना की है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट फर्दर टीचिंग अबाउट नाइट्रोग्लाइसिन थेरेपी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा आपको ये देखने को मिलेगा कि क्लाइंट को जो है अभी और ज़्यादा फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। ओके, जब वो नाइट्रोग्लाइसिन की थेरेपी लेता है तो इस थेरेपी के रिगार्डिंग उसको और किस नॉलेज की आवश्यकता है, अगर कौन सा ऑप्शन वो बताएगा उस ऑप्शन को देख के आपको लगेगा कि नहीं, अभी इसका नॉलेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है। देखिए ऑप्शंस में क्या है, आई टेक ए टेबलेट अबाउट 10 minutes बिफोर आई वॉक अप द स्टेयर्स। ठीक है, मुझे ये टेबलेट जो है वो जब मैं स्टेयर्स पे चढ़ रहा होता हूँ, वॉक कर रहा होता हूँ, तो उस पर क्या है कि मुझे 10 मिनट के पहले इस टेबलेट को लेनी है। आई टेक नो मोर देन 3 डोज इन ए 15 minute पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये बोल रहा है कि मुझे 3 डोज से ज़्यादा नहीं लेनी है, और 3 डोज जो है वो 15 मिनट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट हो रही है। आई आई कीप द टेबलेट इन ए ग्लास डिश, कि मुझे ग्लास डिश के अंदर टेबलेट डालना है। ऑन द विंडो शील्ड, कि भाई आपको जो है वो ग्लास की एक बोतल है या फिर एक ग्लास का कोई आइटम वगैरह है, उसके अंदर आपको क्या करना है, टेबलेट्स को रखना है। विंडो शील्ड के जो आप ये विंडो सील है वहाँ पे आपको करना है, इसको रखना होता है। ठीक है, या फिर आई विल कॉल माई डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ आई, ठीक है, इफ़ आई एक्सपीरियंस ब्लड विजन। ठीक है, मुझे अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है इमीडिएटली अगर मुझे ब्लड विजन हो मेरा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्दर टीचिंग की नीड पड़ेगी, हम ड्रग कौन सी है, नाइट्रोग्लाइसिन किस में देते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का, तो देखिए एंजाइना के अंदर अपन क्या देते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करती है, नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो जो है क्या करती है, कैसे देते हैं, सबसे पहले इसका रूट कैसा होता है इसका, सबलिंगुअल। मतलब क्या हो गया, टंग के नीचे आपको इसको देना है ताकि उसका रैपिडली ब्लड के अंदर जो है उसका डायल्यूशन हो, डायरेक्टली वो हार्ट के ऊपर एक्शन करे। ठीक है, रूट क्या रहता है, सबलिंगुअल रहता है, कभी उसको मिक्स नहीं करना है। दूसरा अगर एमसीक्यू बनता है इससे क्या बनेगा, ये कौन सी क्लास की ड्रग है,
कि भाई हर ड्रग की कैटेगरी होती है, तो ये किसी की ड्रग है वेजोडायलेटर्स है। अब देखिए वेजोडायलेटर होने की वजह से क्या करती है कि एंजाइना के अंदर क्या होता है, जो नैरोविंग हो जाती है, क्या, हमारी कोरोनरी वेसल्स। अब नैरोविंग हुई है, इसलिए क्या हुआ कि जो हार्ट की जो O2 डिमांड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जो है वो क्या हो सकता है इसके अंदर, इसकी वजह से जो है वो हार्ट प्रॉपर तरीके से क्या अपना ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह वहाँ पे नहीं मिलती है हार्ट को, तो हार्ट के अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, हार्ट के अंदर या फिर जो चेस्ट है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। और इसे अगर टाइमली सबसाइड नहीं किया गया, टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो आगे किस में ये कन्वर्ट हो सकता है, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में। ओके, मायोकार्ड इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री इन्फ्रैक्शनल एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, प्री इन्फ्रैक्शनल एंजाइना पेक्टोरिस एक एंजाइना पेक्टोरिस का टाइप होता है जो आगे जाके कन्वर्ट किस में हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, इसलिए इसको जो है इमीडिएटली ट्रीट करना जरूरी होता है। ओके, इसके लिए जो है अपन एंटीजी ड्रग देते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ डोज होती है। देखो मेनली फर्स्ट डोज होती है वो कितनी होती है, 0.3 mg की, इसके बाद में 0.4 mg की, इसके बाद में 0.6 mg तक अपन क्या करते हैं, इसको डोज को देते हैं, और एवरी 5 मिनट से। ठीक है, एवरी 5 मिनट से जो है हम क्या करते हैं, डोज को देते हैं, तो एवरी 5 मिनट से हो गया कितना, 15 मिनट तक। ठीक है, 15 मिनट तक जो है वो तीनों डोज जो है वो चली जानी चाहिए, इसके बाद में इसको यूज में नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो कुछ होगी बेसिक सी बातें हमारे एनटीजी को लेके। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं कि कौन सी फर्दर टीचिंग के लिए क्लाइंट को आगे एजुकेट करना है। तो देखो, आई टेक ए टेबलेट अबाउट 10 मिनट्स। ठीक है, हाँ आप जरूर कुछ भी एक्सेप्शनल एक्टिविटीज होती है उससे पहले आपको क्या है, टेबलेट को लेना चाहिए। ये तो क्या है अपना करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर टीचिंग की नीड नहीं है। देखो फर्दर टीचिंग का बोला है कि आगे उसको एजुकेट करना है। आई टेक नो मोर देन 3 डोज, बिल्कुल आपको जो है 3 डोज से ज़्यादा नहीं लेना है, 3 डोज के अंदर अंदर क्लाइंट को जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचाना है। ग्लास डिस्क के अंदर और विंडो शील के अंदर कभी भी इस टैबलेट को नहीं रखना। तो अपना आंसर क्या रहेगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ये कैसी होती है, फोटो सेंसिटिव। ठीक है, फोटो सेंसिटिव होती है, इसलिए इसको जो है वो डार्क ब्राउन बोतल के अंदर हमें इसको स्टोर करके रखना है, एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये अपनी पोटेंसी को वो लूज कर देगी। ठीक है, इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, करेक्ट। ठीक है, इसके हमें देखिए, कॉल माई डॉक्टर इमीडिएटली इफ आई हैव ब्लड विजन। ठीक है, इस प्रकार का अगर साइड इफेक्ट दिखे आपको इस ड्रग का, तो आपको जो है वो डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, इसके सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट होते हैं। ओके, तो अपना फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए फर्स्ट डोज कितनी होनी चाहिए, 0.3। ये बात कर रहा हूँ मैं सेकेंड डोज की, और ये बात कर रहा हूँ मैं थर्ड डोज की, तो इससे ज़्यादा अपने को एनटीजी की डोज है वो नहीं देनी होती है। ठीक है, और टोटल एवरी 5 मिनट से जो हमें ये डोज लेनी होती है। इसके हम देखो अगर स्टोरेशन का पूछ ले कि इसको स्टोर कितने टेम्परेचर पे रखना है, तो देखो एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि इसको क्या है, एक रूम टेम्परेचर पे हमें मेंटेन करके रखना होता है। कितना टेम्परेचर रखेंगे इसको, 22 लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर हम कह सकते हैं इसको 68 टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें क्या करना है, इसको स्टोरेशन करके रखना होता है ना एनटीजी का। ठीक है, और इसको जो है वो क्रश नहीं करना होता है, हमें च्यू नहीं करना है, स्वेलो नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, सबलिंगुअली लेना होता है। वेंटिलेटर होती है, ब्लड सप्लाई बढ़ा देगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देगी, तो पेन जो है वो सबसाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए पेशेंट एडमिटेड विथ क्रोनिक हार्ट फेलियर टेकिंग फ्रूसमाइड। एक पेशेंट है, एडमिट है, किसके साथ में है, क्रोनिक हार्ट फेलियर है उसको, उसने क्या किया है, फ्रूसमाइड उसने लेना शुरू किया है। जो फ्रूसमाइड ले रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मेड बाय द पेशेंट। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पेशेंट के द्वारा बताया जा रहा है, बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट टू द नर्स दैट द पेशेंट अंडरस्टैंड द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द ड्रग। कि जो पेशेंट है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है जो नर्स को जो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है कि हाँ पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है किसके साइड इफेक्ट को, कि ड्रग का क्या साइड इफेक्ट होता है। यहाँ पे कौन सी ड्रग है हमारे पास में, फ्रूसामाइड, और कहाँ पे दी जा रही है
ये दी जा रही है हमें क्रोनिक हार्ट डिजीज के अंदर, ठीक है। कौन सा साइड इफेक्ट है जो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा ये कि पेशेंट जो है वो अंडरस्टैंड है मेडिकेशन के साइड इफेक्ट को लेके। ऑप्शन क्या है, माई ब्लड प्रेशर माइट बी अबनॉर्मली हाई, कि जो मेरा ब्लड प्रेशर है वो अबनॉर्मल हाई हो जाएगा इसके साथ में। सेकंड है, आई शुड इंक्लूड मोर फूड सच एज बनाना एप्रिकॉट्स एंड लेग्यूम्स इन माई डाइट, कि भाई मुझे मेरी डाइट्स के अंदर जो बनाना एप्रिकॉट्स और लेग्यूम्स है ये मेरी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। सी क्या है, आई शुड टेक द ड्रग बिफोर बेड टाइम, मुझे जो बेड टाइम है जब मैं सोने जा रहा होता हूँ तब मुझे ये जो मेडिकेशन है लेना है। या फिर आई शुड नॉट टेक द पिल विथ फूड, जो मुझे खाने के साथ में ये पिल नहीं लेनी है, ठीक है। फ्रूसामाइड का क्या साइड इफेक्ट है जो पेशेंट अंडरस्टैंड करेगा। अच्छा एमसीक्यू है। तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रूसामाइड क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना है। फ्रूसामाइड क्या है, एक तरीके की डाईयूरेटिक डायूरेटिक ड्रग्स होती है। क्या करती है, हमारी बॉडी में यूरिन के आउटफ्लो को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है कि भाई ज़्यादा यहाँ पे यूरिन का आउटफ्लो देखा जाए, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर आप देखते हो कि क्या होता है, हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस रहते हैं। हार्ट के ऊपर जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या है, फेल हो सकता है। अब इस हार्ट फेल को ट्रीट करने के लिए, हाइपरवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए, साथ में एडिमा को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, ताकि इसमें क्या है यूरिन जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो यूरिन के साथ में कैसा हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो फ्रूसामाइड जो है वो एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक में भी कौन सी है, ये एमसीक्यू बनता है आपका। तो डायूरेटिक में भी कौन सी होती है, लूप डायूरेटिक। डायूरेटिक में भी कौन सा होता है, लूप डायूरेटिक। अब देखिए ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। अब ये लूप डायूरेटिक होती है, ये क्या करती है, देखो ये करती है डिक्रीज रीनल वैस्कुलर रेसिस्टेंस एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। अब देखिए ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा किडनी की साइड में, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा वो फिल्ट्रेशन कर पाएगी, और जो मेडिकेशन हम देते हैं वो यही करती है कि रीनल वेस्कुलर रेसिस्टेंस को ये कम करती है और ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे ज़्यादा ब्लड इसके साथ में आएगा, ज़्यादा जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो यहाँ से जो है वो एक्टिवेट होगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अब देखिए ये इसका क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये बहुत तरीके से काम करती है। अब देखिए इस ड्रग के भी क्या होते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। हर ड्रग्स के कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रूसामाइड के भी कुछ एडवर्स इफेक्ट है, उसमें से एक एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, पोटेशियम डिप्लेशन। मतलब पोटेशियम की क्या देखने को मिलती है आपको, कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, फ्रूसामाइड जो होता है वो पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है, और सोडियम को यहाँ पे क्या करते हैं, होल्ड करके भी रखता है इन कंपेरेटिवली टू पोटेशियम। मतलब सोडियम का भी यहाँ पे लॉस होता है, मगर पोटेशियम का ज़्यादा होता है। अपन कह सकते हैं कि भी सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम का लॉस हो रहा है, मतलब मेनली किस पे, किस इलेक्ट्रोलाइट पे फोकस आता है हमारा, पोटेशियम पे। तो देखो पेशेंट क्या सजेस्ट करेगा कि हाँ वो समझ चुका है, अंडरस्टैंड कर चुका है। तो देखो बनाना के अंदर क्या होता है, हाई पोटेशियम होता है, एप्रिकॉट्स में भी हाई पोटेशियम, लेग्यूम्स में भी क्या होता है, हाई पोटेशियम होता है। इसलिए वो क्या करेगा, ऑप्शन बी अगर वो बता रहा है तो वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ फ्रूसामाइड से इस प्रकार के साइड इफेक्ट जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद में देखो पोटेशियम डिप्लीशन होता है, तो देखो एक प्रकार का एल्कलोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस, ठीक है। हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस होता है फ्रूसामाइड की वजह से, ध्यान में रखना। एमसीक्यू बन सकता है, अच्छा एमसीक्यू, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट तो इससे अच्छा हो ही जाएगा। इसके बाद में देखिए और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, और एडवर्स इफेक्ट की मैं बात करता हूँ जिससे एमसीक्यू बनता है। ये बनता है इससे, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, ऑटोटॉक्सिसिटी। फ्रूसामाइड क्या करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी करता है। इसके अलावा फ्रूसामाइड क्या करता है, हाइपर यूरेसीमिया,
ठीक है, यूरिक एसिड के जो लेवल है उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये क्या कोज कर सकता है पेशेंट के अंदर, अगर लंबे टाइम तक वो ले रहा है तो गाउट कोज हो सकता है, क्योंकि गाउट के अंदर क्या होता है, हाइपर यूरेसीमिया देखने को हमें मिलता है। तो ये कौन सी डाययूरेटिक थी, लूप डाययूरेटिक थी, किस प्रकार से काम करता है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। एडवर्स इफेक्ट से बहुत सारे एमसीक्यू बने हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये भी एमसीक्यू, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जी सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयरली पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, माई ब्लड प्रेशर माइट बी अबनॉर्मली हाई, क्योंकि देखो फुरसामाइड अपन के, फुरसामाइड क्या करता है, फ्लूइड वॉल्यूम अपनी बॉडी से कम करेगा। अगर फ्लूइड वॉल्यूम हाइपर वॉल्यूमिया होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपो वॉल्यूमिया होता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। तो अब नॉर्मली हाई नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो ब्लड प्रेशर कैसा देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो अगर आप इसको बेड टाइम पे ले लोगे तो बेड टाइम पे लेने की वजह से क्या कोज करवा देगा, नॉक्चूरिया, कि भाई नाइट टाइम के अंदर ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा, तो बेड टाइम पे आप इसको नहीं लेना है। ठीक है, आई शुड नॉट पिल विथ फूड, ऐसा नहीं है, आप इसको खाने के साथ में भी ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अपना मोस्ट अंडरस्टैंडेबल मोस्ट अंडरस्टैंडेबल आंसर बन जाता है पेशेंट के लिए, कि हाँ किस प्रकार के इसका साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट, एक नर्स क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है किसको, पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट को, टेकिंग साइक्लोस्पोरिन। अब वो क्या कर रहा है, साइक्लोस्पोरिन ले रहा है। साइक्लोस्पोरिन क्या होती है, इम्यूनो सप्रेशन होता है, ताकि जो ट्रांसप्लांट किया गया है वो रिजेक्ट ना हो। ठीक है, द नर्स ऑब्जर्व एन एलिवेशन इन द वन ऑफ द पेशेंट वाइटल साइन एंड द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ स्वेटिंग एंड हेडेक। अब नर्स ऑब्जर्व कर रही है कि उसके जो वाइटल साइन है, ठीक है, वाइटल साइन आप सभी को पता है क्या होता है, टेम्परेचर, पल्स रेट, बीपी, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उनमें से एक वाइटल साइन जो क्या है, उसको इलेवेशन देखने को मिला है, साथ में उसको क्या हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है और हेडेक भी हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइन इज मोस्ट लाइकली इंक्रीज। तो अब ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट क्या कर रहा है, साइक्लोस्पोरिन भी ले रहा है और उसका एक वाइटल साइन एलिवेट भी है, साथ साथ में हेडेक हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइन इज मोस्ट इफेक्टिवली इंक्रीज, तो कौन सा वाइटल साइन है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा ऐसी कंडीशंस के अंदर। ऑप्शन क्या है, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर। तो क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर, देखिए साइक्लोस्पोरिन जो होती है वो क्या करती है, और एजेंट टू यूज टू ट्रीट द organ rejection into post transplant patient। ओके, अब देखिए साइक्लोस्पोरिन जो है वो वर्क कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है इसका। तो जो साइक्लोस्पोरिन है वो क्या है, कैल्सिनोयूरिन, ठीक है, कैल्सिनोयूरिन इनहिबिटर होती है। ठीक है, कैल्सिनोयूरिन इनहिबिटर होती है, जो क्या होता है, कैल्सिनोयूरिन क्या करता है, ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन होता है इसका। ठीक है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन से आप क्या समझते हो, कि एक तो क्या कर देती है, टी सेल की एक्टिविटी को क्या करती है, बढ़ा देती है। बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस की प्रक्रिया जो है वो उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, और जो ऐसी प्रोसीजर्स को बढ़ाते हैं जिनमें क्या होता है, इम्यूनिटी के अंदर यहाँ पे कुछ वेरिएशंस कोज कर देते हैं। ठीक है, सिलेनियूरिन, ठीक है, मैं आपको मेनली सिलेनियूरिन का वर्क बता रहा हूँ, क्या होता है, ये एक इम्यूनोमोडुलरी एक्शन करता है। ठीक है, इसको क्या कर देती है, साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट कर देती है। तो इनहिबिट ये अगर हो जाएगा तो हमारा जो ऑर्गन जो हमने नया ट्रांसप्लांट किया था उसका रिजेक्शन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या अपना क्या साइक्लोस्पोरिन वर्क करती है। अब देखिए जो साइक्लोस्पोरिन है उसकी जो डोज वगैरह है वो हम कितना देते हैं, तो डोज मेनली अपन कितना रखते हैं, 25 mg तक अपन यहाँ पे इससे शुरू करते हैं। कितने टाइम तक देते हैं ये अपन देते हैं 14 to
16 वीक तक देते हैं, ठीक है। इतना लंबा इसलिए देते हैं ताकि ऑर्गन का रिजेक्शन है वो ना हो पाए। इसके बाद में देखिए अगर हम इसको विथहोल्ड करते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, रेमिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस रेमिशन की वजह से क्या साइड इफेक्ट आ सकता है पेशेंट के अंदर, सोरियासिस। ओके, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की कि साइक्लोस्पोरिन का क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। साइड इफेक्ट तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने कार्डियोवैस्कुलर की, तो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर ये क्या करता है, हाइपर टेंशन करता है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर भी यही रहेगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये क्या करता है, सीवियरली हाइपर टेंशन गोज करता है साइक्लोस्पोरिन। इसलिए अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, क्योंकि किसका वाइटल साइन में किसका इम्बेलेंस हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। साथ में जब कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, स्वेटिंग आती है पेशेंट को, हेडेक वगैरह होता है। इसके अलावा और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको, देखिए ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, एलोपेसिया, रीनल इनसफिशियंसी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, और हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ग्लूकोज इंटॉलरेंस से आप आगे देख सकते हो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज देखने को मिल सकती है। और क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इंक्रीज यूरिक एसिड, इंक्रीज पोटेशियम। और क्या देखने को मिल सकता है, डिक्रीज देखने को मिलेगा आपको मैग्नीशियम का लेवल, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फार्मेकोलॉजी से भी अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं एम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम किसे कहते हैं, किंग्सले डेविस को, ऑगस्टे कॉम्ट, एमली डुर्खेम, या फिर मैक्लेवर, किसे हम जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। देखिए सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी क्या समझते हो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी अपन करते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या रहता है अपना, सोशियोलॉजी। अब देखो सोशियोलॉजी जो टर्म है, तो इस टर्म का सबसे पहले यूज किसने किया था, अगस्ट कॉम्पटन ने, ठीक है। अगस्त कॉम्पटन ने क्या किया था, सबसे पहले इसका सोशियोलॉजी टर्म का यूज किया गया था, कब किया था इन्होंने, तो 1838 के अंदर, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कौन है, अगस्त कॉम्पटन। इसके बाद में देखिए किंग्सले डेविस, ये कौन थे, किंग्सले डेविस भी क्या थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। ये फेमस किसके लिए हुए थे, तो ये फेमस हुए थे फैमिली रिलेशनशिप एंड डेमोग्राफी को लेके, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप्स एंड डेमोग्राफी के अंदर इन्होंने अपनी स्टडी की थी, तो इसलिए उसके लिए फेमस हुए थे, ठीक है। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इसके में देखिए एमिल दुर्खेम, तो ये क्या इन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहले तो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि मॉडर्न सोशल साइंस पे वर्क किया था, मॉडर्न सोशल साइंस पे वर्क किया था। तो इनके लिए इस सेक्टर के अंदर इन्होंने काफ़ी स्टडी की थी अपनी, ठीक है। इसके में देखिए लास्ट कौन है, मैक्लेवर। तो पूरा नाम क्या है इनका, रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवन। तो इन्होंने क्या किया था, ये एक स्कॉटिश साइकोलॉजिस्ट है, तो ये भी क्या है कि सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। मगर फादर किसको कहते हैं अपन, अगस्त से कॉम्टे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो टर्म दी थी किसकी, सोशियोलॉजी की। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ, ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, जो TNM क्लासिफिकेशन हम करते हैं, TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो किसकी क्लिनिकल स्टेज को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस क्या है आपने, पेन, डिप्रेशन, कैंसर या फिर ओबेसिटी। पेन, डिप्रेशन, कैंसर या ओबेसिटी। तो देखिए जो TNM क्लासिफिकेशन होता है वो किसमें हेल्प करता है, हमारे कैंसर की स्टेज वगैरह का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंड, किसमें, एक्सटेंट कितना हुआ है कैंसर, स्प्रेड कितना हुआ है, सीवियरिटी यहाँ पे कैंसर की है वो कितनी देखी जा, कितना यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। और आसपास में उसके जो बेस्ट प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट अपन किस प्रकार से करना है, आगे किस प्रकार से अपना ट्रीटमेंट अप्रोच रखना है, तो वो सारा किसके अंदर आप पढ़ोगे, ये अपन देखते हैं किसमें, TNM क्लासिफिकेशन। तो देखो क्या होता है TNM क्लासिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो देखो T से क्या होता है, T से होता है साइज, T से क्या होता है, ट्यूमर साइज, यहाँ पे डिनोट करते हैं अपन। जो मेन ट्यूमर है जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी ट्यूमर। तो इसकी सबसे पहले जो है वो साइज अपन देखते हैं कि ये कितना एक्सटेंड हुआ है, कितना आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो T से अपन क्या करते हैं, ट्यूमर साइज को डिनोट करते हैं। एन से आप क्या डिनोट करोगे, नंबर ऑफ नियर बाई लिम्फ नोड, ठीक है, नंबर ऑफ नियर बाई लिम्फ नोड यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हुए हैं उसको देखना है, मतलब मेटास्टेसिस हुआ कि नहीं हुआ है तो कितने लेवल तक हुआ है, क्या है, ये सभी अपन किस में देखते हैं, एन में। और एम में क्या देखोगे आप, एम में देखते हैं मेनली अपन मेटास्टेसिस। एन में क्या होगा, केवल और केवल आपका क्या रहेगा, ट्यूमर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट देखोगे। एम में क्या होता है, मेटास्टेसिस देखना है, ठीक है। कैंसर स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर, कैंसर स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है। जो ये प्राइमरी ट्यूमर था हमारा, उससे अभी जो है वो कैंसर कहाँ तक स्प्रेड हो गया, और कौन कौन से ऑर्गन को, कौन कौन से बॉडी पार्ट को जो है इसने अपने अंदर उसको भी वहाँ पे भी एबनॉर्मल ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब किसमें देखने को मिलता है आपको, TNM क्लासिफिकेशन से। तो इससे आप ट्यूमर का साइज पता लगा सकते हो, नियर बाई लिम्फ नोड पता लगा सकते हो, मेटास्टेसिस हुआ नहीं हुआ है वो भी आप पता लगा सकते हो। तो किसके लिए होता है, कैंसर के लिए, ओके। नेक्स्ट MCQ अपना, बैरल चेस्ट इज सीन इन, ठीक है। जो बैरल चेस्ट होती है, ठीक है, चेस्ट का अपन जब एक कंडीशन पढ़ते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, चेस्ट का डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है हमें, इसे हम क्या बोलते हैं, बैरल चेस्ट, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा इसको किस प्रकार से होता है। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, न्यूमोनिया, रिकेट्स, काइपोस्कोलियोसिस या फिर एम्फाइसीमा। तो देखिए जो बैरल शेप चेस्ट है वो किस में देखने को मिलती है आपको, एम्फाइसीमा के अंदर, ठीक है। एम्फाइसीमा डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर आप किसके अंदर पढ़ते हो, COPD के अंदर, ठीक है। COPD के अंदर डिजीज कंडीशन कौन सी होती है, एम्फाइसीमा। तो इस एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, बैरल चेस्ट आपको देखने को मिलती है। बैरल चेस्ट क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या होती है, जो एयर सैक्स होती है हमारी, क्या बोल सकते हैं इनको अपन, एल्वियोलाई, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, नोट्स आप सभी के पास में होंगे, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से MCQ आए तो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो जो अपनी एयर सैक्स होती है, जो एल्वियोलाइज वगैरह होती है, वो किसी कारण से इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। डैमेज होने के बाद में कैसे हो जाए, एनलार्ज्ड हो जाए, मतलब अपना डायमीटर जो है वो बड़ा कर ले, ठीक है। इसके साथ में एनलार्ज होने के साथ में, एनलार्ज अगर कोई हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है, इन एलास्टिसिटी हो जाएगी। इनलास्टिसिटी का क्या मतलब हो गया, उसने अपनी इलास्टिसिटी अब कैसे कर दी, डिक्रीज हो गई, इलास्टिसिटी अब कम हो गई, तो मतलब एनलार्ज रहेगी वो कंटिन्यू, ठीक है। अब इस एनलार्ज रहने की वजह से जो यहाँ पे एयर आई वो कैसी हो गई, ट्रैप्ड हो गई यहाँ पे,
ठीक है। अब इस ट्रैप्ड होने की वजह से, जो कंटिन्यूसली एयर ट्रैप्ड होने की वजह से यहाँ पे एयर ने क्या किया कि लंग्स को इन्फ्लेट करके रखा। ठीक है, अपन समझने के लिए बता रहे हैं एकदम आपको कॉन्सेप्ट, ताकि आप कभी ना भूलो इसको। लंग्स को एक इसने क्या किया, इन्फ्लेट करके रखा। अब जब लंग्स इन्फ्लेट रहता है तो ये क्या करता है, आपके रिब केज के ऊपर क्या डालेगा, ये प्रेशर डालेगा। और रिब केज पे प्रेशर डालने की वजह से क्या होगा, रिब का जो डायमीटर है वो कैसा रहेगा, और ज़्यादा राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, रिब का जो डायमीटर है राउंड देखने को मिलेगा। राउंड कैसे होता है, देखो एक नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर, जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का जो रेशियो होता है किसके साथ में, ट्रांसवर्स डायमीटर। किसका पढ़ रहे हैं अपन, रिब्स केज का पढ़ रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर किसके साथ में, ट्रांसफर डायमीटर के साथ में इसका रेशियो है वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में इसका रेशियो देखें तो ये होता है 1:2। सबसे पहला एमसीक्यू आपका कि नॉर्मल कंडीशन में अपना जो रिब केज का डायमीटर है वो कितना होता है, 1:2। बट एम्फाइसीमा के अंदर तो क्या हो गया, एयर ट्रैप्ड हो चुकी है पहले से ही, तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, 1:1 इन एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लाइक अगर किसी पर्सन का जो डायमीटर है वो ये था और ऊपर से इस प्रकार का था, मतलब अपना जो नॉर्मल अपन जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो अपना एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना रहता है, 1 रहता है। और साइड का डायमीटर जो है वो अब लेटरल साइड से, दोनों साइड से अपनी चेस्ट वो बड़ी रहती है, तो लेटरल साइड से डायमीटर कितना हो गया, 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से क्या हो रहा है, लेटरल साइड का डायमीटर यहाँ पे क्या देखने को कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बीच से क्या हो गया, ये उठा हुआ देखने को मिल गया हमें। ठीक है, मतलब ये राउंड हो गई चेस्ट हमारी। तो अपना जो अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर जो देखने को मिलता है वो डायमीटर कितना होता है, 1:1। इससे हमने क्या नाम दिया, बैरल चेस्ट। ठीक है, आई होप आपका जो डाउट्स वगैरह है वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे कि बैरल चेस्ट किस प्रकार से बोलेंगे हम और किस में होती है। ठीक है, एम्फाइसीमा वाली कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है किसका, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ेगा तभी तो वो बैरल की शेप लेगा, क्योंकि ट्रांसवर्स तो पहले से ही ब्रॉड है। तो वो इन दोनों का जो रेशियो है वो आगे जाके कैसा हो जाएगा, 1:1 होता है। पहले कितना होता है, 1:2 नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब एम्फाइसीमा नहीं है। किसके अंदर पढ़ते हैं आप इसको, सीओपीडी के अंदर। ठीक है, सीओपीडी के अंदर दो प्रॉब्लम आती है, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये जो है आप पढ़ेंगे किसके अंदर, बैरल चेस्ट के अंदर। ठीक है, बैरल चेस्ट का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं, बोटल चेस्ट। ठीक है, बोटल चेस्ट के नाम से भी आ सकता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन ऑफ एम्फाइसीमा। अगर आपसे कोई पूछे एग्जामिनर कि एम्फाइसीमा का कार्डिनल साइन क्या होता है, तो ये होता है हमारा बैरल चेस्ट साइन। अब देखिए क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे एम्फाइसीमा के अंदर, तो सिमिलर अपने इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ लिए कि किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक्ट करता है, किस प्रकार से आपके बैरल चेस्ट बनती है, सब हमने पढ़ लिया। तो देखो साइन एंड सिम्टम है वो क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। रेस्टलेसनेस कौन सा साइन हो जाएगा, अर्ली साइन सिम्टम में आ जाएगा, क्योंकि एक प्रकार क्या सब्जेक्टिव साइन है, तो अर्ली साइन सिम्टम आ सकता है। ठीक है, पेशेंट जो है वो रेस्टलेसनेस फील करेगा। सेकंड बात करते हैं ऑब्जेक्टिव साइन में, तो क्या होगा, देखो ऑर्थोपनिया। इसके बाद में क्या होगा, एक्सपिरेटरी वीजिंग। ठीक है, वीजिंग साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगी क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड डिक्रीज हो जाएगी क्या, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी कैसे देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। और जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब क्या, एयर के अंदर क्या, एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है, एयर ट्रैप हो रहा है, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वाइटल कैपेसिटी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर ट्रैपिंग की वजह से क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, देखो एक साइन आता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर।
ठीक है, फिंगर की जो है वो क्लबिंग देखने को मिलती है, आपको साइनोसिस देखने को मिलता है। ओके, और देखो पेशेंट को जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, तो पेशेंट जो किस प्रकार की ब्रीथिंग करता है, तो पर्स लिव ब्रीथिंग, ठीक है, पर्स लिव ब्रीथिंग आप पेशेंट जो है वो करता है। इसके बाद में देखो और क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि इस प्रकार से जो एबीजी लेवल, एबीजी एट्रियल ब्लड गैसेज के अंदर आपको किस प्रकार की अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है ड्यू टू हाइपोक्सेमिक, ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, कम है, तो उससे क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट कैसे करोगे इसका। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सीओपीडी का केस है, तो सीओपीडी वाले केस के अंदर हम कभी भी मोर देन 2 लीटर अपन क्या करते हैं, O2 जो है वो पेशेंट को अपन नहीं देते हैं, लेस देन 2 ही रखते हैं। तो अपने को ऑक्सीजन थेरेपी कितना रखना है इसको पेशेंट का, 1 to 2 लीटर। ठीक है, 1 to 2 लीटर यहाँ पे अपने ऑक्सीजन थेरेपी रखना है। कैसे दोगे, ठीक है, अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि उसको इफेक्टिव ऑक्सीजन थेरेपी देनी है एंड एक्यूरेट देनी है, तो देखो एक्यूरेट तो देखो एक ही होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, वेंचुरी मास्क। क्योंकि वेंचुरी मास्क के अंदर बहुत सारे हमारे पास में क्या होते हैं, वाल होते हैं, जिससे 2 4 इस प्रकार से अपन लीटर से ऑक्सीजन दे सकते हैं। मतलब क्या हो गया, 2 लीटर वाला अपने का वेंचुरी मास्क में वॉल लगाना है। उसके बाद में अपन अगर ऑक्सीजन O2 फ्लो मीटर को अगर अपन यहाँ पे 15 लीटर तक भी अगर अपन खोल देंगे, बट पेशेंट की बॉडी में कितना जाएगा, 2 लीटर से कम ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल ऐसे ही बनाया गया है ये, इससे अगर 15 लीटर की आप दोगे तो जो 13 लीटर की O2 है वो एनवायरमेंट में चली जाएगी, पेशेंट को कितना जाएगी, 2 लीटर। मतलब एक्यूरेसी के साथ में देना तो आप किससे दे सकते हो, वेंचुरी मास्क से दे सकते हो, नहीं तो आप जो है वो नेजल कैनुला से भी यहाँ पे आप इसको दे सकते हो ऑक्सीजन। दूसरा देखिए सर कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल लेस देन 2 लीटर क्यों रखते हैं, फॉर स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी स्टिमुलस। अगर उसको हम ज्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो ब्रेन को लगेगा कि हाँ अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, इनफ अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, तो ब्रेन क्या कर देगा, रेस्पिरेशन का स्टिमुलेशन करना बंद कर देगा। मतलब खुद से जो है वो अगर देखो अगर कोई पेशेंट हाइपोक्सिक होगा तो अपन क्या करते हैं, अपन खुद से ही लंबी लंबी सांस लेने लग जाते हैं, है ना। क्यों क्यों लेते हैं वैसे, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो देखो रेस्पिरेटरी स्टिमुलस को मेंटेन रखने के लिए अपन मेनली अपन 1 to 2 लीटर ऑक्सीजन थेरेपी अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आप जो हाई O2 नहीं देते हैं इसके अंदर, ध्यान में रखना हाई O2 क्यों नहीं देते हैं, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलस यहाँ पे मेंटेन रहे। अब देखिए इससे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है अपना। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स आपको जरूर करने कि भाई कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, इसे देखो अगर हमने क्या किया, हाई O2 दे दी, ठीक है, हाई O2 देने की वजह से क्या हो गया, जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन है वो क्या है कि इनफ अमाउंट के अंदर हीमोग्लोबिन पे भी क्या हो गया, ज्यादा मात्रा के अंदर ऑक्सीजन कैरी होगी, तो जो अपनी बॉडी के अंदर जो CO2 भी लेके जाएंगे तो उसकी जगह नहीं बचेगी। तो क्या देखने को मिलेगा अपनी बॉडी के अंदर, हाइपर कैपनिया देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा O2 जो है वो उसने स्पेस एक्यूपाई कर लिया हीमोग्लोबिन के ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो है क्या इफेक्ट करता है, इसे हाइपर कैपनिया हो रहा है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन भी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, बट फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो रहा है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, देखो एमसीक्यू बना है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, ध्यान में रखना हार्डन इफेक्ट आपको सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे पोजीशन क्या देनी है, सीओपीडी वाला पेशेंट तो क्या पोजीशन दोगे आप, हाई फॉलर, हाई फॉलर पोजीशन आप प्रोवाइड करा दोगे, फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दोगे, ब्रोंको डायलेटर्स वगैरह दे दोगे, स्टेरॉइड दे दोगे, म्यूकोलाइटिक्स दे दोगे अगर म्यूकस वगैरह बना हुआ है। तो ये हो गया अपना क्या, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के बाहर इससे बाहर आपको एमसीक्यू नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्रग्स वगैरह से देखने को मिल सकता है, बाकी आपको जैसे पता ही है म्यूकोलाइटिक्स ड्रग कौन सी होती है, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीहिस्टामिनिक। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आफ्टर द डिब्राइटमेंट, हमने क्या कर दिया, डिब्राइटमेंट कर दिया,
वुंड का, एंड आफ्टर द डिब्राइटमेंट द वुंड हैज स्टॉप्ड ब्लीडिंग, अभी क्या ब्लीडिंग होना बंद हो गई, एंड क्लोट्स आर बिगिनिंग टू फॉर्म, अब क्लोट्स क्या है, बन रहे हैं। व्हाट फेज ऑफ हीलिंग इज आइडेंटिफाई हियर एट दिस स्टेज, तो अब जो हीलिंग की कौन सी स्टेज के अंदर इस प्रकार की आपको एक्शन देखने को मिलता है, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है और जो क्लोट है वो बनने शुरू हो गए, तो हील हो रहा है वुंड, तो कौन सी स्टेज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्रोलिफेरेटिव फेज है ये हीलिंग जो वुंड हीलिंग की, या फिर इन्फ्लामेटरी फेज है, हीमोस्टेसिस फेज है, या फिर मैचुरेशन फेज है। क्या होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? कौन सी फेज होगी यहाँ पे? तो देखिए ये जो स्टेज होती है इसे हम क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस स्टेज। हीमोस्टेसिस फेज यहाँ पे दिखाई जा रही है। क्या होता है हीमोस्टेसिस फेज के अंदर? तो देखो जो हीमोस्टेसिस फेज होती है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप ब्लीडिंग। कैसे होगा, जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी। सबसे पहले ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसके बाद में क्या देखने को मिला आपको यहाँ पे, प्लेटिलेट स्टिक टुगेदर। अब जो है वो प्लेटिलेट्स है वो एक दूसरे के साथ में चिपकना शुरू कर दिया है इस जगह पे, ठीक है। अब जब प्लेटिलेट एक दूसरे के साथ में चिपकती है कहाँ पे, लाइक जैसे इस जगह से यहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह आ रही है तो यहाँ पे प्लेटिलेट आके क्या करती है, एक दूसरे से आके अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कर देती है, एक वॉल बना लेती है, वॉल नियर ब्लड वेसल्स जो इंजर्ड वगैरह हुई थी वहां पे, ठीक है, या कैपिलरीज वगैरह जो भी इंजर्ड होती है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आके क्या अटैच होता है, फिब्रिन। फिब्रिन अटैच होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, कोगुलेशन, ठीक है। तो क्या देखो क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिला, सबसे पहले ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, बाद में यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो गया, मतलब कोगुलेशन की बिगिनिंग हो गई। तो ये कौन से स्टेज में होता है, हमारा हीमोस्टेसिस फेज के अंदर ये सारी जो फंक्शंस वगैरह एक्टिविटीज देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अपना आंसर क्या हो गया इस फेज का, कि व्हाट फेज ऑफ हीलिंग इज आइडेंटिफाई हियर एट दिस स्टेज, कौन सी स्टेज होती है, हीमोस्टेसिस स्टेज इसे हम कहते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज। सेकंड फेज की मैं बात करूं तो वो कौन सी होती है, इन्फ्लामेटरी स्टेज। तो देखो इन्फ्लामेटरी स्टेज से, देखो नाम ही में क्या है, इन्फ्लामेटरी स्टेज, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग, प्लस यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, तो ट्रांजुडेट। ट्रांजुडेट किसका बना होता है, तो ये होता है वाटर का, साल्ट का एंड प्रोटीन का मिलके बना होता है। तो देखो स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग भी कम होती है, तो एक प्रकार से ये भी क्या करती है, ब्लीडिंग को डिक्रीज करती है। और जो ट्रांसलेट होता है, प्रोटीन वगैरह क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेज, कौन सी होती है, इन्फ्लामेटरी स्टेज, ठीक है। वुंड हीलिंग की सेकेंड स्टेज होती है, ये इंजरी के जो इंजरी का जो ब्लड ब्लड क्लोटिंग का टाइम हो गया उसके बाद में इसे हम बोलते हैं कौन सी स्टेज, इन्फ्लामेटरी स्टेज। ये क्या करती है, लोकलाइज्ड स्वेलिंग करती है, ठीक है। लोकलाइज्ड, जहाँ पे इंजरी हुई है वहीं पे, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाए, वो तो क्या हो जाती है, जनरलाइज्ड स्वेलिंग देखने को मिलती है वो तो, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड स्टेज होती है वो कौन सी देखने को मिलती है हमें, प्रोलिफेरेटिव स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी होती है, प्रोलिफेरेटिव स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, वुंड इज रीबिल्ड विथ न्यू टिश्यूज, ठीक है। प्रोलिफेरेशन होना, नए टिश्यू का बनना, किसमें होता है, प्रोलिफेरेटिव स्टेज के अंदर। इसके बाद में फोर्थ वन स्टेज होती है वो कौन सी होती है, मैच्योरेशन स्टेज। इसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग स्टेज। रीमॉडलिंग का क्या मतलब हो गया,
जैसे पहले अपनी क्या थी, स्ट्रक्चर ऐसी थी, फिर जब इंजरी हुई तो स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, फिर जब यहाँ पे इन्फ्लामेटरी स्टेज हुई तो स्ट्रक्चर थोड़ा इन्फ्लामेशन हुआ, ये क्लोज वगैरह हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ, तो प्रोलिफरेशन के साथ में इस प्रकार की स्टेज हो गई, मतलब स्किन तो यहाँ पे बनी है, टिश्यू यहाँ पे बने हैं, मगर वो एक तरीके से शेप में नहीं था। पहले ये शेप थी, अभी शेप करंटली शेप कौन सी आ गई, ये शेप आ गई, मतलब थर्ड स्टेज के अंदर। ये हमारी फर्स्ट स्टेज, क्लोट वगैरह होता है यहाँ पे, ये हमारी सेकंड स्टेज, ये हमारी थर्ड स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, रीमॉडलिंग स्टेज में क्या होता है, जो फर्स्ट इंजरी से पहले जैसी थी वैसी स्किन बनने की कोशिश करती है। ठीक है, कुछ स्कार वगैरह हो जाते हैं वो अलग बात है, मगर स्किन जो है वो वापस पहले की तरह ठीक होती है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, खूब सारे हमारे पास में क्या आते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब कोलेजन फाइबर्स भी किस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता है, देखो कोलेजन फाइबर थर्ड। तो ये कोलेजन फाइबर थर्ड क्या होता है, एक सिमेट्रिकल मैनर के अंदर यहाँ पे आके अटैच नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि इसको मेनली उसको स्किन को ठीक करना इसकी प्रायोरिटी है, ना कि रीमॉडलिंग करना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस रीमॉडलिंग स्टेज में क्या होता है, कन्वर्ट कोलेजन फाइबर थर्ड टू फर्स्ट। ठीक है, फाइबर जो है वो थर्ड फाइबर से फर्स्ट के अंदर एक कन्वर्ट होते हैं, और जो वुंड है वो क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, क्या क्लोज हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मैच्यूरेशन फेज। ठीक है, स्किन की रिपेयरिंग वगैरह किसमें होती है, मैच्यूरेशन फेज के अंदर। अब देखिए स्किन तो जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ गई है, बट किस प्रकार से आती है, एक तो कोलेजन फाइबर से, दूसरा यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा टिश्यू वगैरह बन जाता है। तो वो कैसे रिमूव होते हैं, वो होते हैं एपोप्टोसिस की स्टेज से। ठीक है, जो ये होता है किसका, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब जो एक्सेसिव जो टिश्यू वगैरह होता है उसके अंदर सेल्स का डेथ होकर ऑटोमेटिकली वहाँ से रिजोल्व हो जाएगी, और मोचुरेशन फेज स्टेज अपन कहते हैं। तो ठीक है, तो ये चारों फेज होती है, इसके अंदर देखने को मिलती है वुंड हीलिंग फेज अपन इसको कहते हैं। ठीक है, कोई चोट लगती है तो वो किस प्रकार से ठीक होती है, इसके बाहर इससे एमसीक्यू नहीं जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए मेडिकल सर्जिकल नर्स हैज रिकॉर्ड द पेशेंट वाइटल पैरामीटर्स। ठीक है, रिकॉर्ड कर रही है वो वाइटल पैरामीटर्स का, एज उसकी पल्स कितनी है, 79 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन कितना है, 18 ब्रीथ पर मिनट, ब्लड प्रेशर कितना है, 100 to 66 mm ऑफ Hg। अब डॉक्टर आस्ट द नर्स टू कैलकुलेट द मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, तो किस प्रकार से आप करोगे, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, 144, 165, 100 या फिर 77। तो देखो इसको सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए मेन आर्टेरियल प्रेशर होता क्या है। तो देखो मेन आर्टेरियल प्रेशर की अगर डेफिनेशन आपसे समझने के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो क्या होता है कि एवरेज प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। और कितनी कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। तो मतलब एक कार्डियल साइकिल के अंदर कितना एवरेज प्रेशर रहता है आर्टरी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या करता है, देखिए इससे एमसीक्यू ये भी बनता है और ये भी एमसीक्यू बनता है। ठीक है, बेटर इंडिकेटर ऑफ परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन। ठीक है, मेन आर्टरी प्रेशर अभी मैं बताऊंगा कितना होता है, किस प्रकार से आप निकालोगे। तो ये क्या करता है, बेटर इंडिकेटर है कि भी किसी भी वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, किस प्रकार से वो उसका मेंटेन हो रहा है। तो परफ्यूजन किस प्रकार से मेंटेन हो रहा है, वो उसका बेटर इंडिकेटर किसको हम किससे बताते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर से। ठीक है, ये मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो होता है, बट इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से भी बेटर इंडिकेटर है कि वहाँ पे अच्छा परफ्यूजन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए मीन आर्टेरियल प्रेशर आपको निकालना है, तो किस प्रकार निकालोगे, मीन आर्टेरियल प्रेशर बराबर 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3।
तो ये क्या रहता है, अपना फॉर्मूला रहता है मीन आर्टेरियल प्रेशर का। तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होगा। ओके, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करता हूँ। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है यार, बोलना नहीं पड़े कमेंट करने के लिए, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो इसी के साथ ही मैं आप सभी को वापस एक बार रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हमारी जो RNCC की ऑफिशियल जो ऐप है, ठीक है, एक तो iOS पे भी है और एंड्रॉयड फ़ोन्स, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह के पास एंड्रॉयड हो तो एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, देखो UP-UMS के लिए 5 मॉडल पेपर है, KGUM के लिए भी अपने जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज वगैरह बनाई है, और नोटसेट के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज वगैरह बना के यहाँ पे रखी है, और क्रैश कोर्स भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है, देखो ये जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ ये बस एज ए डेमो है, ठीक है। इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको वहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स के अंदर मेरी क्लासेज वहाँ पे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि उन्हें और अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन की नीड है, नोटसेट में अच्छा उन्हें करना है, ठीक है, अपकमिंग जो सितंबर में नोटसेट आ रहा है, क्रैश कोर्स का मतलब ही ये है कि कम से कम टाइम के अंदर आपका एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए, ठीक है। मेरा टारगेट यही रहता है कि आपको MCQs बताऊं कि कहाँ कहाँ से MCQ आता है। थ्योरी सब लोग पढ़ाते हैं, बट उस थ्योरी में से MCQ क्या आएगा, ये मेरी क्लासेज में रहता है। जो बच्चे मेरी कंटिन्यू क्लासेज देखते आ रहे हैं उन सभी को पता होगा कि मेरा सेशन जो है किस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं इन सबको। बाकी आप सभी की प्रिपरेशन तो चल ही रही है अच्छी तरीके से। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और जो कुछ नए स्टूडेंट्स वगैरह हैं, डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती है, MCQ डिस्कशन वगैरह होती है, ठीक है। तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगर डाउट वगैरह हो तो, किसी भी प्रकार का डाउट, ठीक है, नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।